नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने बिहार पर की सौगातों की बारिश। सीवान से 5,736 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विपक्ष के जंगल राज की दिलाई याद। ईरान से जंग के बीच अचानक अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू। जेडी वेंस से नेतन्याहू ने की मुलाकात। नेतन्याहू बोले, हम अपना टारगेट पाकर रहेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का राहुल पर करारा प्रहार। राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। राहुल गांधी पाकिस्तान जाकर देखे वहां की तबाही। 4 दिन से भारत में खड़ा है अमेरिका में बना रॉयल नेवी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35B। हाइड्रोलिक खराबी के कारण विमान नहीं भर रहा उड़ान। सीएम योगी ने गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। 2 घंटे में आजमगढ़ से गोरखपुर पहुंचेंगे लोग। दिल्ली से बिहार का सफर अब होगा आसान। और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी सख्त। एसओपी के लिए गठित की 10 सदस्यों की टीम सचिव गृह करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की बिसात बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट ने सियासत को गरमा दिया है। सीवान की सड़कों पर खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करते हुए 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात बिहार को दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि अधूरे वादों का हिसाब कौन देगा। ये खास रिपोर्ट देखें। आपके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। देश के दूसरे बड़े सूबे बिहार में चुनाव की बयार बहने लगी है। इसी बयार के बीच पीएम मोदी के दौरे ने बिहार में चुनावी माहौल को अभी से गरमा दिया। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर एनडीए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है, जिसकी बानगी सीवान में दिखी, जहां खुली जीप में रोड शो कर पीएम मोदी ने बिहार में अपने चुनावी इरादों को साफ कर दिया। चुनावी साल में पीएम मोदी ने 5वीं बार बिहार का दौरा किया और 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जो बिहार में आने वाले चुनाव में मील का पत्थर साबित होने वाला है। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। चुनावी लिहाज से बिहार बेहद अहम माना जा रहा है। सीवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता को अपने खेमे में करने की पूरी ताकत लगाई। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने सीवान की धरती से बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास का डंका पीटा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विकास के अधूरे दावों को लेकर सवाल खड़े किए। पीएम द्वारा नई योजनाओं की सौगात के साथ कांग्रेस ने पीएम से पिछले चुनाव में किए गए वादों का हिसाब मांग लिया। आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आज बिहार में हैं। इससे कुछ दिन पहले, पिछला महीना में, लास्ट वीक में हमारे ही जिला रोहतास के विक्रमगंज में थे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 19 में 14 में मोतिहारी थे, रोहतास में थे
और मोतिहारी में जब थे तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है इसको मैं चालू करूंगा और इसी मिल से चीनी बनेगा और इसी चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 2019 में हमारे जिला का बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है जिसको इन्होंने कहा था कि मैं 2019 में इसका उद्घाटन करूंगा, जो आज तक बंद पड़ा है। बता दें बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ बाकी सियासी दल भी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। चुनाव के लिए जहां एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे में फंसे हैं, वहीं 4 ऐसी पार्टियां भी हैं जो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, जो सबकी टेंशन बढ़ा रही है। ऐसे में महागठबंधन के घटक दलों के बीच बैठकें जारी हैं, जबकि एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच भी सीटों को लेकर टेंशन है। कांग्रेस पिछली बार की तरह ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर हिंदी पट्टी के अहम राज्य में अपनी दमदार मौजूदगी बनाए रखना चाहती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की गलती नहीं करना चाहती। वहीं राहुल गांधी बिहार में सक्रिय होकर बुनियादी मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में 70 सीटों की मांग कर रही है, तो जीते राम मांझी की पार्टी भी हम 15 से 20 सीटों पर दावा कर रही है। लेकिन इस चुनावी समर में कुछ पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में जोर लगा रही है। पीके साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी न तो चुनाव से पहले और न ही बाद में किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन करेगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। दलित सत्ता बनाने और बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 38 में से 21 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। 17 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। बिहार में दलित वोट बैंक अहम माना जाता है। बिहार में हमेशा दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। बिहार में पहले दलित समुदाय में 22 जातियां आती थीं, लेकिन 2005 में बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए। नीतीश ने दलित वोट बैंक को साधने और दलित पॉलिटिक्स की काट करने के लिए दलितों को 2 जातियों में बांट दिया। 22 में से 21 जातियों को महादलित में शामिल करा दिया। बिहार की सियासत दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन लगातार बिहार की 19% वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में विकास का मुद्दा बिहार के लोगों को कितना रास आता है, ये बड़ा सवाल है, फिर चाहे वो विकास कार्यों का लोकार्पण हो या फिर शिलान्यास। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां शनिवार को अनाज मंडी में योग दिवस पर सामूहिक योगा कार्यक्रम आयोजित होगा। अधिकारियों की मौजूदगी में आज योग दिवस से पहले लोगों को फाइनल रिहर्सल कराया गया। अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने बताया कि 21 जून को आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचेंगे। राष्ट्रीय योग दिवस जो हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, उसकी निरंतरता में आज पायलट की आवश्यकता की गई यहाँ पर, और सभी जो पार्टिसिपेंट थे सभी ने यहाँ भाग लिया और अच्छे तरीके से अनुशासन में रहकर सबने अपने प्रोटोकॉल जो हमारा है योग का प्रोटोकॉल उसको अनुसार योगा किया। और कल हमारे यहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा, उसके लिए हमने तैयारियाँ की भी आज समीक्षा की गई और सभी जो दिशा निर्देश आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे हमने दिए हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त है, एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पाक मीडिया में बार बार आने पर राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया और विपक्ष पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए याद दिलाया कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री स्वयं को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान का एयरबेस तबाह किया, मगर राहुल गांधी नहीं मान रहे। इससे ज़्यादा राहुल गांधी जी को और क्या चाहिए जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कुछ नहीं किया। राहुल गांधी बस भरकर पाकिस्तान ले जाएं और दिखाकर लाएं कि कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का एयरबेस तबाह किया है।
देखिए, राहुल गांधी जी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। जैसे हमारे देश में हमारे प्रवक्ताओं के बयान चलते हैं, पाकिस्तान में उनके प्रवक्ता के चलते हैं। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कबूलनामा है उसका कि हाँ, हिंदुस्तान ने हमारा बेस, एयरबेस आकर बर्बाद हो। राहुल गांधी जी को कौन ना बस भर के ले गए कांग्रेसियों की, दिखा के लाए उनको। जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, तो जाके दिखा के लाए ना उनको। अगली खबर है यमुनानगर से, जहां जननायक जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को लेकर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को जगाधरी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी का ढांचा लगभग तैयार हो चुका और अब खंड स्तर तक संगठन विस्तार अंतिम चरण में है। पुराने साथियों को वापस जोड़ा जा रहा है और नए लोगों को भी साथ जोड़ा जा रहा है ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है, जिसे सभी दलों को देना अनिवार्य है। देखिए, कार्यक्रम जो कि बीजेपी रहेगी, एक बीजेपी का साथी है जो पहले हमारा साथी होता, उससे मैंने पूछा, मैं कहा क्या सीखा तूने लोकदल उस समय से और अब बीजेपी में जा? कहता जी दो ही काम है, मीटिंग ईटिंग, मीटिंग ईटिंग। आप उठा के देख लो, प्रदेश के अंदर मैं भी प्लाईवुड की फैक्ट्री में जाके आया, मैंने वैसे ही पूछा 200 में से कितने प्लांट चालू? कहते जी 150 से कम। इसका मतलब तो हमारे यहाँ से प्लाईवुड के बनाने वाले लोगों का, व्यापारियों का, या तो अकाउंट खराब हुआ है या पलायन हुआ है। कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान उस समय भावुक पल देखने को मिला जब सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला का दर्द छलक उठा। विधायक ने मंच पर मंत्री कृष्ण वेदी के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न तो उन्हें कोई मैसेज भेजा जाता है और न कोई कॉल और न ही कोई सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें ही अनदेखा किया जा रहा है। सबसे पहले मंत्री जी आपको मेरा नमस्ते आदर, और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जैसे आज कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमारे पास इस मीटिंग का कोई भी मैसेज नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे आप अपने डीसी से पूछे, एसपी से पूछे, डीसी से पूछे, हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। कोई मेल नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो आप ये बताएं हमें कैसे पता चलेगा? रोहतक में स्थित पीजीआईएमएस में वीसी का घेराव करने जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 200 के करीब कर्मचारियों को पुलिस ने बसों में बैठाकर पुलिस लाइन में उतारा और करीब 6 घंटे रोके रखा। दोपहर को 2 बजे के बाद कर्मचारियों को छोड़ा गया, जिसके बाद कर्मचारी दोबारा धरने पर जाकर बैठ गए। धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि पीजीआई प्रशासन अब तानाशाही रवैया अपना रहा है। धरने पर बैठे 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पीजीआई प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा उन्हें परेशान करने के लिए ठेकेदार ने कुछ लोगों को पीछे लगाया हुआ है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय युवती को पहले से रची गई साजिश के तहत एक युवक द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ले जाया गया। इस पूरी साजिश में एक दंपति की भी इसमें भूमिका सामने आई है, जिन्होंने युवक की मदद करते हुए युवती को बहलाकर उसके हवाले कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि मुरादाबाद पहुंचने के बाद उसे एक कमरे में 1 महीने तक बंद करके रखा गया, जहां आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार दुष्कर्म किया। युवती ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की फिराक में था, लेकिन एक दिन मौका मिलते ही वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रही और यमुनानगर लौट आई है। नाबालिग युवती के घर पहुंचते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें खुलासा हुआ है कि पीड़िता गर्भवती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को अंबाला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेटी 1 महीने से लापता थी जी, और मेरी लड़की के साथ दुष्ट कर्म हुआ। उसके बाद मेरी लड़की को जैसे तैसे पता लगा, वो जैसे तैसे मेरे पास भागी आई। उसके बाद वो रूम में उसको ताला भर के रखा गया था। तो जैसे ही वो लड़की को खोला, वैसी वो लड़की वहाँ से भागी। अब मुझे आपसे गुजारिश है, जो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी लड़की घर आ गई है। सर, ये 17/5/2025 को हमारे पास उसने अपनी लड़की की गुमशुदगी बारे एक दरख्वास्त पेश की थी थाने में, जिस पे हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर दी थी। और FIR दर्ज रजिस्टर करने के बाद हमने लड़की की तलाश शुरू कर दी थी, जो मान लो तलाश करने के बावजूद भी उसका कहीं पता नहीं चला। और दिनांक इसमें 17/6 थाने में हाजिर आकर अपनी लड़की, नाम नहीं बताऊंगी उसका, लड़की को पेश किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां घरिंडा थाना पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत 1 किलो हेरोइन और एक बिना नंबर की बाइक के साथ दो आरोपियों गुरसेवक सिंह और कुलजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनिंदर सिंह और DSP अटारी लखविंदर सिंह के नेतृत्व में ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਘਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਅਟਾਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ IPS SSP ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਘਰਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਨਾਮਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੇਸ਼ਟੇ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਆ ਮਾਵਾ, ਉਧਰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंस्टाग्राम पर अपलोड किया सुसाइड नोट। गुरुवार दोपहर से युवक लापता था। परिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट से इसकी जानकारी हुई। परिवार ने इस दौरान खोजबीन शुरू की। नहीं मिलने पर वालोदा थाने में मामला दर्ज कराया, गुमशुदगी दर्ज कराई। बकरी चराने गए ग्रामीणों ने पेड़ पर लटकी लाश देखी। इस दौरान पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान गोपीदास महंत के रूप में हुई। अगली खबर रायपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। आपको बता दें, CM विष्णुदेव साय ने अधिकारियों संग बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को तैयारियों के निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री विजय शर्मा व केदार कश्यप मौजूद रहे।
ये अहम खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए तैयारियों के निर्देश। बैठक में मंत्री विजय शर्मा व केदार कश्यप मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। खबर जांजगीर चांपा से, जहां 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक ने आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट भी अपलोड किया। तो सुसाइड नोट भी अपलोड किया। परिजनों के अनुसार गुरुवार दोपहर से युवक लापता था। वहीं परिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट से इसकी जानकारी मिली। जब परिवार ने खोजबीन शुरू की तो युवक नहीं मिला, जिससे बालोदा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस दौरान बकरी चराने गए ग्रामीणों ने पेड़ पर लटकती देखी लाश तो पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतक की पहचान गोपीदास महंत के रूप में हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां स्वामी विवेकानंद कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के करीब 100 स्टूडेंट्स को कई विषयों में पूरक और 0 नंबर मिले हैं, जबकि स्टूडेंट पेपर अच्छा होने का दावा कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विक्रम यूनिवर्सिटीज उज्जैन पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों की घोषणा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर प्राचार्य राकेश माथुर को कुलपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। संगठन के नगर मंत्री सिद्धार्थ मराठा ने परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। 100% लड़कियां हैं जिनको 0 मिले और 20% लड़कियों को पास कर दिया है। हम लोग हर एक चीज़ में आए यहाँ पे, जो भी समझाने के लिए बुलाया हुई है। फाइनेंशियल सब्जेक्ट में किया था, सेकेंड आई तो फर्स्ट फेल कर दिया था और फर्स्ट ईयर में मेरे को यहाँ से नंबर दिए थे। फिर वो नंबर लेके मैं उज्जैन गई थी। 2-3 के विश्वास पे हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां युवक ने 5 साल के मासूम से की है हैवानियत। रुपयों का लालच देकर बनाया हवस का शिकार। मासूम बच्चे को अपने घर ले जाकर कुकर्म किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ है। बच्चे को लहूलुहान देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मामला जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। तो घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर हरदोई से, जहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। सीएचसी पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के पास की यह घटना है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उद्घाटन ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर किया गया। इसे पूर्वी यूपी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया। मंच से उन्होंने सैफई वालों और बिना सैफई वालों की तुलना करते हुए अपनी विकास नीति को बेहतर बताया। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द पूरा होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए गोरखपुर रवाना हुए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और ये
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 193 नंबर माइलस्टोन से स्टार्ट होता है और यही रास्ता सीधा गोरखपुर जाता है। इस क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं ये आजमगढ़ जिले में आता है, ये सलारपुर गांव है और जहां पर ये लिंक एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा वो है आपका जैतपुर। और ये इन दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है, आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच की जो दूरी है 91 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे, जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना था। आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से फीता काट करके किया है। जैसा कि आप रोड पे देख रहे होंगे कि ये फूल और ये सारी चीज़ें, फूलों की वर्षा हुई है। कम से कम 15 पंडितों ने उद्घोष किया है और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री ने ये फीता काटकर इस लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इन दोनों शेरों को देख रहे हैं, ये दोनों शेर आप जैसे ही चढ़ेंगे ये आपका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और उसके बाद से जैसे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो रोड्स की और जो CCTVs की या बाकी चीज़ों की, स्पीड लिमिट्स की, वो सारी की सारी इस एक्सप्रेसवे पे सारी सुविधाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं। बस अब टोल जो है, टोल प्लाजा, अब इसका कितने दिनों के बाद स्टार्ट होता है और उसके बारे में आगे जानकारी मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं रणवीर सिंह, के न्यूज़, आजमगढ़। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जुमे की नमाज के बाद बड़े इमामबाड़े में शिया धर्मगुरु मौलाना कलवेज़ाबाद की अगुवाई में इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभी ने ईरान पर इजरायली हमले को लेकर नाराजगी जताते हुए अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल का झंडा और डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर भी जलाए। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में दहेज की खातिर एक महिला को ससुरालियों द्वारा छत से फेंके जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने पति समेत ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है। वहीं महिला का छत से गिरने का वीडियो भी सामने आया है। उरई कोतवाली के तिलक नगर इलाके की निवासी आमना का छत से गिरने का वीडियो सामने आया है। महिला के पिता के मुताबिक उसने अपनी बेटी का विवाह तिलक नगर निवासी आरिफ पुत्र रहमतुल्लाह से किया गया था। उसकी बेटी की पहली शादी से 3 बच्चे थे। महिला ने दूसरी शादी के पहले यह तय किया था कि बच्चों व उनकी बेटी की देखरेख पति आरिफ करेगा, लेकिन आरिफ ने 2 बच्चों को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। साथ ही उसकी बेटी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। गुरुवार को उसके ससुरालियों ने मारपीट करते हुए उसे छत से फेंक दिया, जिससे उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता के पिता ने पुलिस की कार्रवाई की मांग की है। मेरे सास ससुर ने और मेरे सौर आरिफ ने और लालू देवर ने मुझे मारा और उसकी बहन निदा, आरिफ की लड़की निदा और आरिफ की बहन शहनाज, उसने मुझे मारा, छत से पटक दिया। वे सब लोग ने मिलने की मारने की कोशिश करी। सिलेंडर खोल दिया था, नीचे आग लगा रही थी। हम अपनी जान बचा के भागे, अपने कमरे में गए तो कमरे में ताला डाल दिया। इसके बाद हम बाहर भागे तो बाहर खेलने लगे, इसको भगन नहीं दे और इसको है मारो जान से मारने की धमकी दे रहे, जान से मार भी रहे सब लोग। हम भागे ऊपर छत पे गए, छत पे लोगों ने लेकर पटक दिया नीचे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध लगातार भीषण रूप लेता जा रहा है। दोनों देश रोजाना एक दूसरे पर हमले करते जा रहे हैं। इन दोनों देशों के रहने वाले नागरिकों के अलावा बड़े पैमाने पर भारत के पहुंचे श्रमिक इस जंग के बीच फंसे हुए हैं। लगातार हमलों की सूचना से परिवार के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं। परिजनों ने भारत सरकार से सभी को सुरक्षित वापस लाए जाने की मांग की है। बहराइच के मोतीपुर थाना के मिहीपुरवा क्षेत्र के करीब 150 से अधिक श्रमिक रोजगार के लिए करीब 1 वर्ष पहले इजराइल भेजे गए थे। इजराइल की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न जनपदों से श्रमिकों को भेजा गया था। वहीं परिजनों ने सरकार से मांग की है कि उनके अपनों को वापस अपने घर सुरक्षित भेजा जाए। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां कबीरनगर थाना क्षेत्र में 16 तारीख को हुई 8.1 लाख रुपए
लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया है कि लूट की साजिश कंपनी के मैनेजर अमित ने स्वयं रची थी। कर्ज से परेशान होकर उसने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने 3 अलग अलग हुई मुठभेड़ में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बदमाशों से 4.3 लाख रुपए नकद और हथियार के साथ 2 बाइकें भी बरामद की है। सभी घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने साजिशकर्ता मैनेजर अमित को भी गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कविनगर क्षेत्र में 16 तारीख को एक सेल्समैन के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। आज पुलिस की टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें लूटे गए रुपयों में से 6,45,000 रुपए रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 अपराधियों को अलग अलग जगह पे पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।